इब्राहिम लोदी की आर्मी ने देखा कि अब ये पीछे हट चुके हैं, मतलब ये हार सकते हैं। तब इनके एलिफेंट्स ने चार्ज करना शुरू किया। बाबर के कैनन्स के बिल्कुल सामने सारी इब्राहिम लोदी की फोर्स कॉन्सेंट्रेट हो गई थी, एक साथ आ गई थी। जब इन कैनन्स ने फायर करना शुरू किया तो ये फोर्सेस ऑब्लिटरेट हो रही थी। इसी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में पानीपत हिस्टोरिकल स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो ये शायद भारत के सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल शहरों में से एक है। यानी इस शहर में जो 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, उन लड़ाइयों ने भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अगर उन 3 लड़ाइयों का कुछ और नतीजा निकलता तो भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री तो अलग होती, पर साथ ही साथ भारत की भाषा और शायद भारत की संस्कृति भी बहुत अलग होती। तो इस वीडियो में हम पानीपत के पहले बैटल के बारे में बात करेंगे और फोकस करेंगे खास करके उस बैटल की टैक्टिक्स के ऊपर कि कैसे इस बैटल को कंडक्ट किया गया। अगर आप जिज्ञासिम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के बाद आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस का एक्सेस मिलता है। जैसे मैंने कुछ सीरीज़ बनाई हुई हैं जिसके बहुत सारे एपिसोड। उसके अलावा अगर कोई करंट इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट चल रहा है तो उसका हिस्टोरिकल साइड क्या है, इसके बारे में बात करता हूँ। और कई बार टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी के अलग अलग वीडियोस बनाता हूँ। तो इस सारे कंटेंट का एक्सेस मिलता है आपको अगर आप मेंबर बनते हैं तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं बैटल ऑफ पानीपत। कहानी शुरू होती है अप्रैल 1451 से। ये वो समय था जब भारत में दिल्ली में बहलोल लोदी ने लोदी डायनेस्टी यानी लोदी साम्राज्य की स्थापना की। बहलोल लोदी एक ऑप्रेसिव राजा था और इसने अपनी सरकार चलाने का सिस्टम ऐसे रखा था जैसे वो कबीला चला रहा हो। उसके जो सबसे लॉयल फॉलोअर्स थे, जो उसके सबसे वफादार थे, उनको ही उसने गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी थी। बहलोल लोदी ने 38 साल तक राज किया और इस पूरे टाइम में उसने पंजाब से लेकर बिहार तक के पूरे एरिया को कंसोलिडेट किया। इसके बाद इसका बेटा सिकंदर लोदी राजा बना और इसने 28 साल तक राज किया। अब इनके बाद जो नया रूलर बना उसका नाम था इब्राहिम लोदी। जब इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठा तो उसके दरबार में जो ज़्यादातर नोबल्स थे, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावरफुल लोग थे, वो अफगान थे। और इनको ये डर था कि इब्राहिम लोदी की पर्सनैलिटी बहुत अथॉरिटेरियन है, यानी अगर ये कंप्लीटली इसके हाथ में पावर रही तो ये हमारा इन्फ्लुएंस, हमारा वर्चस्व कम करा देगा। तो इन्होंने मिलकर प्रेशर बनाया इब्राहिम लोदी के ऊपर और फिर उसके वजह से इब्राहिम लोदी ने अपने भाई जलाल खान लोदी को जौनपुर का राजा बना दिया। तो सिचुएशन ये हो गई थी कि एक ही डायनेस्टी के अंदर 2 इंडिपेंडेंट रूलर्स हो गए थे। पर इब्राहिम लोदी ये बात जानता था कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो उसके और उसके भाई के बीच में सिविल वॉर हो गया। उस सिविल वॉर में इब्राहिम लोदी की जीत हुई और उसने अपने भाई का गला कटवा दिया। इसके बाद इब्राहिम लोदी ने अपने दरबार के अंदर अपनी पावर को कंसोलिडेट किया। सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे उन लोगों को बैठाया जो कि यंग थे, स्किल्ड थे। और इसकी वजह से जो उसके अफगान नोबल्स थे उनको खतरा फील हो रहा था। उनको लग रहा था कि हमको पहले ही डर था कि हमको हमारी पावर कम करा देगा और अब ये वही चीज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर एक चाल चलना शुरू किया इसको पावर से निकालने का। और इसी के वजह से बिहार के एरिया में एक रेबेलियन, एक बगावत शुरू हो गई। अब इब्राहिम लोदी का ध्यान उस रेबेलियन को कुचलने पे था, पर इसके साथ साथ उसको ये बात भी समझ में आ गई कि अभी भी उसके दरबार में ऐसे लोग हैं जो उसके खिलाफ काम करते हैं। तो इसीलिए अब इब्राहिम लोदी ने जो पंजाब का गवर्नर था, जो 20 साल से पंजाब पे राज कर रहा था, उसका नाम दौलत खान था, उसको उसने दिल्ली में मिलने के लिए बुलाया। अब दौलत खान को पंजाब की गवर्नरशिप मिली थी किसकी वजह से? इब्राहिम लोदी के पिता सिकंदर लोदी की वजह से। इब्राहिम लोदी दौलत खान को यह बोल के बुलाना चाह रहा था कि तुम मेरी मदद करो बिहार की इस बगावत को कुचलने के लिए। पर अंदर ही अंदर उसका एक्चुअल रीजन ये था बुलाने का कि वो दौलत खान को डराना चाहता था कि अगर तुमने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो तुम्हारा असर अच्छा नहीं होगा। अब दौलत खान इस बात को जानता था कि जितने भी दरबार में अफगान लोग हैं, जो नोबल्स हैं, वो लोग डर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमको मरवा देगा। और उसके कुछ समय पहले जब उसको बुलाया गया था, कुछ ही टाइम पहले इब्राहिम ने कुछ लोगों को एक्चुअली मरवाया था। तो दौलत खान ने अपनी जान की फिक्र करते हुए खुद वो नहीं गया मिलने के लिए, अपने बेटे दिलावर खान को इससे मिलने के लिए भेजा। अब जब ये दिल्ली पहुंचा और इब्राहिम लोदी से मिला तो इब्राहिम को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने दौलत खान यानी इसके पिता को मिलने के लिए बुलाया था और वो बहाना मार के मिलने के लिए नहीं आया। बहरहाल वो उसके बेटे को एक काल कोठरी में लेके गया और वहाँ कुछ बॉडीज टंगी हुई दिखाई। ये उन लोगों की बॉडीज़ थी जो इब्राहिम लोदी के खिलाफ बगावत कर रहे थे। और उसने फिर दिलावर खान को बोला कि अगर तुमने या तुम्हारे पिता ने बगावत के बारे में सोचा भी
तो कुछ ऐसा ही असर होगा। और फिर ये कहा जाता है कि उसने दिलावर खान को कैद कर लिया था, पर किसी तरह से दिलावर खान अपनी इस कैद से बच के वापस दौलत खान अपने पिता के पास गया और उसको बताया कि वो क्या देख के आया दिल्ली में। तब दौलत खान को डर लगा। उसको लग रहा था कि जिस बात का उसको डर था वो सच साबित हो गया है और अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर उसने एक लेटर लिखा एक ऐसे व्यक्ति को जो उस समय काबुल पे राज करता था। इस व्यक्ति का नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। लेटर लिख के दौलत खान ने बाबर को ये कहा कि आप हमारी मदद करने के लिए आइए। अभी यहाँ पे जो इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठा है ये सारे अपने आसपास के लोगों को बिना मतलब के मार रहा है और हमारा भी नंबर आ सकता है। तब बाबर ने उसको बोला कि इतने सालों से तुम पंजाब की गवर्नरशिप कर रहे हो, गवर्नर की गद्दी पे बैठे हुए हो और तुम उस गद्दी पे बैठे क्योंकि इसी इब्राहिम लोदी के पिता ने तुम्हारी हेल्प की थी, तो तुम कैसे उनके ही बेटे के खिलाफ मेरी मदद मांग रहे हो। तब दौलत खान ने कहा कि यह बात सच है कि मैं उसके पिता और इनफैक्ट लोधी डायनेस्टी के प्रति बहुत वफादार हूँ, पर सच बात यह है कि अब वो बिना मतलब के, बिना रीज़न के अपने आसपास जो उसके भरोसे वाले लोग हैं उनको मार रहा है। तो मेरा भी नंबर लग सकता है और अगर ऐसा हुआ तो आपके पास एक चांस है हिंदुस्तान को कैप्चर करने का, उस पर गद्दी पे बैठने का, वो चांस आप मिस कर दोगे। अगर उसके लीनियज की बात की जाए तो बाबर अपनी मदर की साइड से चंगेज खान का डिसेंडेंट था और उसको विरासत में फरगना का पूरा एरिया मिला था राज करने के लिए। पर उसी समय उसके आसपास कुछ और एम्पायर्स, कुछ और ऐसे किंगडम्स थे जो उसकी पावर को चैलेंज कर रहे थे। इसी की वजह से कहा जाता है कि बाबर ने समरकंद को 3 बार उस पर हमला किया, उसको जीता और 3 बार वो हारा। एक ही जगह को 3 बार हार जीत के अब बाबर बहुत परेशान हो चुका था और वो देख रहा था अपनी ईस्ट की डायरेक्शन में। उसको लग रहा था कि अगर हिंदुस्तान की सरजमी पे कब्जा कर लिया तब बात बन जाएगी। बाबर साल 1504 में काबुल का राजा बना और इसके बाद वो इंडस नदी के वेस्ट साइड पे 4 बार आ चुका था, 4 बार वहां रेड कर चुका था और इसी सब के बीच में उसको लेटर मिला दौलत खान का और अब उसका मन बन गया था कि तैयारी करनी है इस अटैक की। फिर अल्टीमेटली साल 1524 में बाबर ने हिंदुस्तान को इन्वेड किया और लाहौर को कैप्चर कर लिया। इसके बाद जब उसकी दौलत खान से मुलाकात हुई तो उसने कहा कि दौलत खान को इनाम देने के लिए वो उसको सिर्फ सुल्तानपुर और जालंधर का हिस्सा देगा और बाकी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं वहां पे बाबर ने अपने लोगों को बैठा दिया। अब ये बात दौलत खान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि दौलत खान ने बाबर को इस उम्मीद में बुलाया था कि वो आएगा, फिर जाके दिल्ली पे हमला करेगा, लोधी को हटाएगा पावर से और जो पंजाब की जो गवर्नरशिप है वो दौलत खान के पास बनी रहेगी। पर अब क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में बाबर ने अपने लोगों को बैठा दिया था तो अब दौलत खान को समझ में आ गया कि भाई बाबर का यहाँ से लौटने का इरादा नहीं है, यहीं बसने का इरादा है, यहीं पे अपनी टेरिटरी बनाने का इरादा है। तो इसीलिए अब दौलत खान बहुत नाराज़ हुए, पर अब वो कुछ कर सकता नहीं था क्योंकि बाबर ने लाहौर पे कैप्चर कर लिया था। यहाँ से कैप्चर करने के बाद बाबर आगे दिल्ली की तरफ नहीं गया, वो वापस यू टर्न मार के चला गया काबुल। क्यों? क्योंकि उसको आने वाले समय में जो बड़ा अटैक करने वाला था उसकी तैयारियां करनी थी, रीइंफोर्समेंट्स इकट्ठी करनी थी। दौलत खान को यहाँ पे टाइम मिल गया और उसने एक ऐसी चीज़ की जिसकी बाबर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने साइड्स चेंज कर ली। और वो कैसे किया उसने? हुआ ये कि इब्राहिम लोदी को जब अपने आसपास जो दरबार में जो लोग थे जिन पे उसको शक हो रहा था, जब उनको मारना शुरू किया, इनमें से कुछ अफगान नोबल्स भी थे, तो वो डरने लग गए थे। तो इनमें से एक व्यक्ति था आलम खां, जो कि इब्राहिम लोदी के पिता सिकंदर लोदी का भाई था। आलम खां समझता था कि सिकंदर लोदी के बाद जो गद्दी का सही हकदार है वो आलम खां है, पर गद्दी मिली उसके बेटे को। तो आलम खां कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरह से दिल्ली की जो गद्दी है वो उसको मिल जाए। तो इसीलिए उसने बाबर को कांटेक्ट करने की कोशिश की, बाबर से मिलने के लिए काबुल में गया और उसको कहा कि तुम मेरी मदद करो इस दिल्ली की गद्दी से इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए। तब बाबर ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर उसके बदले में पंजाब और दिल्ली की गद्दी मुझे चाहिए। और इसी के साथ बाबर ने अपने कुछ फौजियों को आलम खां के साथ भेज दिया दिल्ली पे हमला करने के लिए। अब जब वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो बीच में उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, और ब्रेक इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई दौलत खां से। दौलत खां ने कहा कि देखिए, बाबर ने मुझसे कहा था कि वो हमला करेंगे, लोदी को हटाएंगे, पर उसने उसको हटाया तो नहीं, वो यहाँ से वापस चला गया और जो जहाँ पे मेरा पूरा कब्जा होना चाहिए था उसमें भी उसने अपने बंदे को बैठा दिया। तो दौलत खान ने आलम खां को कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा दिल्ली से इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए, पर उसके बदले में आप मेरी मदद करिए वापस पूरी पंजाब की गवर्नरशिप हासिल करने की। इसी के बाद अब दौलत खां के बेटे गए, आलम खां के साथ उन्होंने अलायंस बनाया और इनकी एक मिक्स्ड फोर्स ने मिलकर
दिल्ली के बाहर सीज डाल दी, घेराबंदी कर दी। अब इब्राहिम लोदी परेशान, क्योंकि ये जो सीज डाली गई थी रात के टाइम हुई थी, अटैक रात को हुआ था। पर सुबह होते होते इब्राहिम लोदी की फोर्सेस इकट्ठा हो गई, उन्होंने काउंटर अटैक किया और इब्राहिम लोदी की फोर्सेस की जीत हुई। अब आलम खां और ये जो अलायंस बना हुआ था वो अलायंस टूट गया। और जब ये बात बाबर को पता चली कि आलम खां और दौलत खान ने मिलकर इस तरह से चालाकी की है, तब उसको समझ में आ गया कि भाई ये दोनों बंदे जो हैं जिन्होंने बुलाया था बाबर को ओरिजिनली अटैक करने के लिए, ये दोनों बंदे भरोसे के लायक नहीं हैं। अब बाबर की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और फाइनली नवंबर 1525 को बाबर काबुल से निकल पड़ा हिंदुस्तान को एक बार फिर से इन्वेड करने। बाबर ने किताब लिखी थी, उसका नाम बाबरनामा है। उस किताब में बाबर कहता है कि जब वो सिंधु नदी को क्रॉस कर रहा था, उस समय जो टोटल फोर्स उसके पास थी उसकी संख्या थी 12,000। साल 1525 में 15 दिसंबर को उसने सिंधु नदी को क्रॉस किया। इसके बाद बाबर की फोर्सेस ने उस किले की घेराबंदी की जहां पे दौलत खां छुप के बैठा था। उस सीज में बाबर की फोर्सेस कामयाब हुई और दौलत खां को सरेंडर करना पड़ा। कहा जाता है कि फिर दौलत खां जब सामने आया बाबर के, तो बाबर ने उसकी पहले जम के बेइज्जती की। उसको बताया कि तुम कितने बड़े मंसूबे लेके आए थे मेरे पास, तुमने मुझे कहा था इन्वेड करने के लिए हिंदुस्तान को, अब मैं इन्वेड करने जा रहा हूँ और उसमें तुमको ढेला भी नहीं मिलेगा। बहुत बेइज्जती की, उसका बहुत सारा सामान लिया और फिर उसको यहाँ से निकाल के कहीं दूसरी जगह कैद करने के लिए भेज दिया, पर रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। सिंधु नदी को क्रॉस करने के बाद बाबर की फोर्सेस एक के बाद एक जगहों को कैप्चर कर रही थी। पहले वो सियालकोट पहुंचे, उसके बाद कालानौर, फिर रोपड़, फिर अंबाला, फिर शाहबाद और फिर जमुना नदी के वेस्टर्न तट पे, और फाइनली वहां से वो पहुंचे पानीपत। उनकी फोर्सेस ने ऑलरेडी बहुत सारी अफवाहें सुन ली थी कि इब्राहिम लोदी चल पड़े हैं दिल्ली से उनका सामना करने के लिए, और वो जो सेना लेके आ रहे हैं उसमें वो लोग कह रहे थे कि 1 लाख फौजी हैं और लगभग 1,000 एलिफेंट्स हैं। ये एक बहुत बड़ी फोर्स थी, और क्योंकि बाबर के पास उस समय उतनी बड़ी फोर्स नहीं थी, हालांकि जितनी फोर्स को लेकर उसने सिंधु नदी को क्रॉस किया था 12,000, उसके बाद कुछ और यहाँ वहाँ के थोड़े से उनको एलाइज मिल गए थे, तो अब उसकी फोर्स कुल मिला के 20-25 हज़ार की हो गई थी। पर फिर भी अगर वो अफवाहें सही थी कि इब्राहिम लोदी 1 लाख कॉम्बैटेंट्स को लेकर आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी फोर्स थी। तो इस फोर्स का सामना करने के लिए बाबर ने अपनी एक काउंसिल बैठाई, जिसमें सारे उसके मंत्रियों ने मिलकर इस बात पे फाइनल डिसीजन लिया कि वो इब्राहिम लोदी की आर्मी का सामना करेंगे पानीपत के शहर के बिल्कुल पास। बाबर के पास आर्मी छोटी थी, तो उसने अपनी आर्मी को बहुत इफेक्टिवली पानीपत के बैटलफील्ड पे डिप्लॉय किया था। अभी बैटलफील्ड का एक बार नक्शा देखते हैं। ये पूरी बाबर की आर्मी है। उसने अपनी आर्मी को इस तरह सेट किया था कि एक तरफ था पानीपत का शहर, तो अगर किसी भी एनिमी को शहर के थ्रू अटैक करना है तो उतना आसान नहीं होता। तो एक फ्लैंक बाबर का वहाँ से कवर हो गया था शहर की वजह से। दूसरी तरफ पे उसने डीप ट्रेंच रखा था, मतलब यहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए थे और उन गड्ढों को लकड़ी की टहनियों से ढक दिया था, तो अगर यहाँ से कोई अटैक करता है तो गड्ढों में गिर जाएगा। तो इस तरह से उसने अपने लेफ्ट और राइट फ्लैंक को कवर कर लिया। अब हम इसके आर्मी के डिप्लॉयमेंट को देखते हैं। सबसे आगे आपको जो नज़र आ रहा है ये है बाबर के स्कर्मिशर्स। स्कर्मिशर्स मेन कॉम्बैट फोर्स का हिस्सा नहीं होते। इनका काम होता है एनिमी की फ्रंट लाइन को किसी तरह से डिस्टर्ब करना, उनको डिस्टर्ब करना। सबसे आगे स्कर्मिशर्स हैं। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है ऑक्स कार्ट्स। ये आप कह सकते हैं कि बैलगाड़ियों को उसने बांध के रखा था। ये मैंने यहाँ पे 4 रखी हैं, बट उसने 700 बैलगाड़ियों को बांध के रखा था और इनके बीच में स्पेस छोड़ा हुआ था, क्योंकि उनके पीछे थी ये कैनन्स। ये कैनन्स ही फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में सबसे ज़्यादा डिसाइसिव साबित हुई। तो उसने उन कैनन्स को ऐसे डिप्लॉय किया था कि जो ऑक्स कार्ट्स के बीच में स्पेस था उसके बिल्कुल सेंटर में कैनन्स थी, और जब ये फायर करते थे तो एनिमी पे बहुत डेवस्टेटिंग इफेक्ट होता था। कैनन्स के आसपास यहाँ पे और कुछ मैच लॉक मैन भी थे, यानी ऐसे सोल्जर्स जिनके पास बहुत पुराने ज़माने की गन्स थी। तो गन पाउडर का एडवांटेज बाबर के पास था। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये पूरी लाइन है बाबर का वैनगार्ड। इसके ऐसे तो 5 हिस्से थे, बस मैंने यहाँ पे 3 ही दिखाए हैं। सेंटर, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट और राइट। उनके साइड में उनके फ्लैंक्स को कवर कर रही थी कैवलरी, इधर भी थोड़ी कैवलरी, वहाँ पे भी। उसके पीछे हम आ जाते हैं, ये है बाबर का सेंट्रल लाइन, इसको बाबर सेंटर कहते हैं। इसमें बाबर ने खुद को रखा था, ये उनका कमांडर है, और यहाँ से वो सारे वैनगार्ड को और अपने सारे फ्लैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दे पाता था। उसके बिल्कुल एज पे आपको नजर आ रहा है मोबाइल रिजर्व्स, यानी ये वो फौज का टुकड़ा था जिसको सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जाता था जब किसी फौज के किसी एक हिस्से पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। अगर वो पीछे हट रहे हैं तो मोबाइल रिजर्व्स को भेज के आप उस सेक्टर को, उस हिस्से को री-इन्फोर्स कर सकते हो। तो अगर यहाँ से कोई अटैक आ रहा है तो ये मोबाइल रिजर्व्स जाएंगी, यहाँ से कुछ सेंटर से निकल के उनकी हेल्प करेंगे। अगर यहाँ से अटैक आ रहा है, यहाँ प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ से
निकल के उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये जो सेंट्रल हिस्सा था बाबर की फौज का, ये सबसे मजबूत था और कॉम्बैट के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेंड था। उसके पीछे जो आपको ये जो दो नजर आ रहे हैं, ये है बाबर का रियर गार्ड। ये एक्टिवली कॉम्बैट में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, पर ये सिर्फ तब एंगेज होते थे जब इन पे डायरेक्टली अटैक किया जा रहा है। और उसके पीछे है बाबर का बेस कैंप। तो ये जो पूरा आपको टैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन नजर आ रहा है, कुछ ऐसा ही डिप्लॉयमेंट था बाबर की फोर्सेस का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। 12 अप्रैल 1525 को अब बाबर की आर्मी ने अपनी सारी प्रिपरेशंस पूरी कर ली थी और अब वो वेट कर रहे थे इब्राहिम लोदी के वहां पे आने का और इस लड़ाई के शुरू होने। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी जब दिल्ली से चलना शुरू किए थे तो एक बहुत बड़ी फोर्स लेके चले थे। कहा जाता है कि वो 1 लाख की फोर्स लेके चले थे। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती। जो लाख लोगों को लेके चले थे, ये सारे के सारे फौजी या फाइटर्स नहीं थे। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नॉन कॉम्बैटेंट्स थे, जो कि सप्लाईज के लिए काम कर रहे थे, जो टेंट खड़े कर रहे थे, ओवरऑल इस कैंपेन को सपोर्ट कर रहे थे, बट लड़ाई करने वाले नहीं थे। अल्टीमेटली जो एक्चुअली लड़ाई वाली फोर्स थी वो सिर्फ 40-50 हज़ार के आसपास थी। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जो इतनी फोर्स भी थी, ये एक होमोजीनियस फोर्स नहीं थी। यानी इन्होंने एक साथ कोई ट्रेनिंग नहीं की थी, एक साथ बैटल्स फेस नहीं किए थे, क्योंकि एक कोalition आर्मी थी जिसमें एलाइज अपनी आर्मीज लेके आए थे। क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स में बहुत सारे एलाइज की फोर्सेस थी, तो इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, प्लस इनको उतना बैटल एक्सपीरियंस नहीं था। उसके सामने जो बाबर की आर्मी थी, हालांकि बहुत छोटी थी पर बहुत होमोजीनियस और बहुत वेल डिसिप्लिन्ड, वेल ट्रेन्ड आर्मी थी। पर इब्राहिम लोदी सोच रहे थे कि उनके पास आर्मी जो बड़ी है वो तो है ही, प्लस उनके पास लगभग 1000 वॉर एलिफेंट्स थे। तो लोदी सोच रहे थे कि इतने सारे एलिफेंट्स जब बाबर की छोटी सी आर्मी देखेगी तो वो एलिफेंट्स को देख के ही भाग जाए। अब क्योंकि इब्राहिम लोदी इतनी बड़ी आर्मी लेकर चल रहे थे, तो वो धीरे धीरे घिसटते घिसटते फाइनली पानीपत के 7 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में एक जगह पे आके रुक गए और अब वो वेट करने लगे। दोनों साइड्स अब वेट कर रही थी। पर जब ऐसा वेटिंग गेम होता है तो हमेशा ज़्यादा चैलेंज उसके लिए होता है जो बाहर से आया है। अब बाबर बाहर से आए थे, उनको जल्दी से जल्दी लड़ाई शुरू करनी थी, पर इब्राहिम लोदी लड़ाई शुरू नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए बाबर ने 19 अप्रैल को एक छोटी सी फोर्स जिसमें 5000 लोग थे बस, उनको रेड करने के लिए इब्राहिम लोदी के कैंप में भेजा। इस रेडिंग फोर्स को इब्राहिम लोदी की फोर्स ने पीछे धकेल दिया। जब ये इब्राहिम लोदी को बताया गया कि हमने उनके अटैक को विफल कर दिया है, तब इब्राहिम लोदी को लगा अच्छा, इसका मतलब बाबर की आर्मी उतनी स्ट्रांग है नहीं, उतने ये लोग वेटरन्स हैं नहीं, उतना इनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसका मतलब मैं इनको हरा सकता हूँ। और फिर इब्राहिम लोदी ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि फाइनली वो बाबर की आर्मी के सामने फॉर्मेशन में खड़े हो जाए। बाबर का आर्मी का डिप्लॉयमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये है इब्राहिम लोदी का डिप्लॉयमेंट। बहुत ही बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है। सबसे आगे उसके पास बहुत सारे वॉर एलिफेंट्स थे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1000 एलिफेंट्स थे। एक स्ट्रेट लाइन में उनको यहाँ डिप्लॉय किया। उसके तुरंत बाद थी कैवलरी। अलग अलग उसके साथी थे जो अपनी अपनी सेना लेके आए थे। उनकी मिक्स्ड एक आर्मी की जो जितनी भी कैवलरी थी उनको यहाँ डिप्लॉय किया। उसके बाद इन्फेंट्री यानी फुट सोल्जर्स, यहाँ भी बहुत भारी तादाद में इनके पास सोल्जर्स थे, उनको यहाँ तैनात किया था। उसके बाद लास्ट लाइन में वो खुद थे, जहाँ पे उनके साथ कुछ रिजर्व्स और कुछ कैवलरी थी और उनके पीछे उनका कैंप था। तो ये है इब्राहिम लोदी का डिप्लॉयमेंट। क्योंकि बाबर ने पहले ही इंटेलिजेंस गैदर कर ली थी, उसको पता था कि इब्राहिम लोदी की आर्मी न्यूमेरिकली सुपीरियर है, ज़्यादा फोर्सेज हैं उसके पास, तो उसकी आर्मी को काउंटर करने के लिए बाबर का प्लान ये था। उसने आगे जो स्कर्मिशर्स रखे थे वो एक तरह से स्क्रीनिंग का काम कर रहे थे। जो आगे फोर्स आ रही थी इब्राहिम लोदी की, वो देख नहीं सकती थी कि पीछे डिप्लॉयमेंट कैसा है। तो ये स्कर्मिशर्स थे, इनका काम ये था कि पहले जाके ये अटैक करने की कोशिश करेंगे और फिर ऑब्वियसली क्योंकि स्कर्मिशर्स हैं, इनका काम सिर्फ एनिमी को डिस्टर्ब करना होता है। अटैक करने के बाद ये एक फील्ड रिट्रीट करेंगे, यानी एक नाटक करेंगे कि हार रहे हैं और पीछे आके वैनगार्ड में शामिल हो जाएंगे। अब इनके जो ऑक्स कार्ट्स हैं वो विजिबल हैं और उनके पीछे कैनन्स हैं। तो बाबर का प्लान ये था कि जब ये कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि ये जीत सकते हैं तो ये आगे बढ़ेंगे और फिर बाबर अपनी कैनन्स को फायर करवाएंगे। जब ये फायर करना शुरू करेंगे उसके बाद बाबर का अल्टीमेट प्लान ये था कि वो दोनों साइड से जो उनकी कैवलरी है, ये कैवलरी आगे आके इस पूरी फोर्स को दोनों तरफ से घेरने की कोशिश करेगी। इसको मिलिट्री की भाषा में डबल एनवेलपमेंट कहते हैं। यहाँ से कैवलरी आ रही है और यहाँ से कैवलरी आ रही है। ये जब एनिमी को घेर लेंगे उसके बाद जो फ्रंट है, जो सेंटर है बाबर का, वो लगातार कैनन्स फायर करके और इनके पास जो मैच लॉक मैन थे जिनके पास प्रिमिटिव बंदूकें थी, उनसे फायर करके जो सेंट्रल पार्ट है इब्राहिम लोदी की आर्मी का, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। इसको जैसे मैंने कहा डबल एनवेलपमेंट कहते हैं या पिंसर मूवमेंट भी कहते हैं, जहां पिंसर के दो हिस्से आके एनिमी को दो तरफ से घेरते हैं। तो इस पूरे प्लान में दो टैक्टिक्स शामिल हैं।
पहली टैक्टिक क्या है कि आपको एनिमी को दोनों तरफ से घेरना है, डबल एनवेलपमेंट या पिंसल मूवमेंट जिसको कहते हैं, वो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है जब घेर लिया आपने दोनों साइड से, तो बीच वाला जो पार्ट है उसको आपको इंगेज करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। इस ओवरऑल प्लान को हैमर एंड एनविल भी कहते हैं। एनविल मतलब ये वो हिस्सा होता है जो ये इंश्योर करेगा कि जो एनिमी की फोर्स है उसको आप बिल्कुल सेंटर में लेके आए, एक जगह पे लेके आए। एक बार उसको आप वहाँ पे लेके आ गए तो आप लेके आएंगे अपना हैमर, अपना हथौड़ा, और उस हथौड़े से उस सेंट्रल पार्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये ओवरऑल बाबर की स्ट्रैटेजी थी। पानीपत की लड़ाई तब शुरू हुई जब बाबर के स्कर्मिशर्स ने, जो कि उनकी स्क्रीनिंग फोर्स थी, उन्होंने पहले अटैक करने की कोशिश की। अब सामने एलिफेंट्स की लाइन थी, उनके बिल्कुल पीछे कैवलरी थी, तो उन्होंने यहाँ पे जो आर्चर्स बैठे थे उन्होंने इन पे फायर किया। और फिर जैसा बाबर का प्लान था, इन्होंने जो आगे स्कर्मिशर्स थे उन्होंने एक फील्ड रिट्रीट किया, यानी ऐसा नाटक किया कि वो हार रहे हैं और वो पीछे आके वैनगार्ड में शामिल हो गए। जब इब्राहिम लोदी की आर्मी ने देखा कि अब ये पीछे हट चुके हैं, मतलब ये हार सकते हैं, तब इनके एलिफेंट्स ने चार्ज करना शुरू किया। अब ये बड़े बीस्ट्स हैं, वॉर एलिफेंट्स बहुत आप जानते हैं कि बड़े बड़े जानवर होते हैं और वो सीधे उनको चार्ज करने की ट्रेनिंग दी गई होती है। पर उनके लिए नुकसान वाली बात ये थी कि उनको इस बात की ट्रेनिंग नहीं मिली थी कि अगर सामने से कैनन से फायर आ रहा है तो फायर करनी है, तो उसको कैसे काउंटर करना है, उससे डील कैसे करना है। जो आवाज़ है, जो से इतना फ्लैश हो रहा है, इस सब की ट्रेनिंग एलिफेंट्स के पास नहीं थी। तो जब ये कैनन्स के पास आने लगे तो इनके फायर की वजह से इनमें अब कंफ्यूजन होने लगा, और जो इनके साथ साथ कैवलरी आगे बढ़ रही थी उनका भी एडवांस रुक गया, और इसके वजह से यहां पे थोड़ी सी फॉर्मेशन इनकी डगमगा गई। तो जो इब्राहिम लोदी की आर्मी का मेन उनका जो पावर था, उनके एलिफेंट्स, वो इस बैटल में काम ही नहीं आए। इनफैक्ट उन्होंने ज़्यादा नुकसान कराया, क्योंकि जब यहां से फायर आ रहा था तो कुछ एलिफेंट्स वापस अपनी ही फॉर्मेशन जाके टकरा रहे थे और इसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। उसके बाद इब्राहिम लोदी ने ये कोशिश की कि वो बाबर के राइट फ्लैंक को अटैक करे। यहाँ पे कुछ कैवलरी थी, तो बाबर ने अपनी कैवलरी को राइट की तरफ अटैक करने के लिए भेजा। जब ये चीज़ बाबर ने देखी कि उनके राइट फ्लैंक पे अटैक आ रहा है, तो उन्होंने अपने मोबाइल रिजर्व जो उनके सेंटर विंग के बिल्कुल साइड में थे, उनको इस सेक्टर को री इन्फोर्स करने के लिए भेजा। मतलब यहाँ पे जो कुछ फौजी थे, कुछ घुड़सवार थे, वो यहाँ पे आए और इस अटैक को रोकने की कोशिश की। इसमें वो कामयाब हुए, जिसकी वजह से ये जो कैवलरी इनसे लड़ने के लिए आ रही थी, ये वापस सेंटर की तरफ आ गई। तो देखिए, एक तरफ से बाबर ने इंश्योर कर लिया था कि उनके फ्लैंक्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए इब्राहिम लोदी की फोर्सेस। इसके बाद जब ये कैवलरी यहाँ पे इन्होंने इनके अटैक को पीछे किया, तो इसके बाद कैवलरी आगे आ गई, एक तरफ से घेरना शुरू किया। दूसरी तरफ से बाबर ने अपनी लेफ्ट फ्लैंक वाली कैवलरी को भी इस तरफ से इनको इंगेज करने का ऑर्डर दिया, और कैवलरी जब आगे आने लगी तो ये कैवलरी इनसे डील नहीं कर पा रही थी। एलिफेंट्स ऑलरेडी बहुत परेशान थे क्योंकि इतना फायर आ रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ से बाबर की कैवलरी ने इनको घेरना शुरू किया। इस पूरे टाइम में थोड़ी बहुत इब्राहिम लोदी की इन्फेंट्री आगे आई थी, पर ज्यादातर उनकी इन्फेंट्री बैटल में कमिट ही नहीं की। तो दोनों साइड से बाबर की कैवलरी इस फोर्स को अब घेर रही थी। तो अब सिचुएशन देखिए ऐसी बन गई थी कि बाबर के कैनन्स के बिल्कुल सामने सारी इब्राहिम लोदी की फोर्स कॉन्सेंट्रेट हो गई थी, एक साथ आ गई थी। और ये किसी भी कैनन वाले अटैक के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, फेवरेबल बात होती है, क्योंकि सारा जो मीटी टारगेट है वो बिल्कुल सामने मिल रहा है। अब जब इन कैनन्स ने फायर करना शुरू किया तो ये फोर्सेस ऑब्लिटरेट हो रही थी, बुरी तरह से इनका डिस्ट्रक्शन होने लगा, और लगातार इसकी वजह से इनका मोराल जो है वो ड्रॉप हो रहा था। बाबर ने देखा जो इनका एनविल वाला एस्पेक्ट है, यानी जो घेरने वाला एस्पेक्ट है, वो काम कर रहा है, तो उन्होंने बाकी रिजर्व्स को भी इसको और कंसोलिडेट करने के लिए भेजा, और फिर बाबर खुद इस सेक्टर को रीइंफोर्स करने के लिए यहाँ पे आ गए अपनी फोर्सेस को लेके। जब इब्राहिम लोदी ने देखा कि उनका एक तरफ से बहुत बुरी तरह उनका सेक्टर वीक हो रहा है और उनका मोराल ड्रॉप हो रहा है सोल्जर्स का, तो वो खुद अपने सोल्जर्स को लेके यहाँ पे इनको इंगेज करने के लिए आ गए। ये कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अभी उनके ज़्यादातर सोल्जर्स लड़ाई में उतरे नहीं थे, उनके पास ज़्यादा रिजर्व्स थे, और ऑन दी अदर हैंड बाबर के रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। पर क्योंकि इब्राहिम लोदी यहाँ पे आ गए, उनको टारगेट किया गया, और यहाँ पे जो लड़ाई हुई उसमें इब्राहिम लोदी को मार दिया गया। और जब इब्राहिम लोदी की मौत हुई तो उनकी सेना में भगदड़ मच गई, क्योंकि उनके लीडर अब खत्म हो चुके थे। और उसके बाद लगातार ये जो कैनन्स फायर कर रहे थे, इन्होंने सारी फोर्सेस को जो सामने कमिट हो चुकी थी उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये ऑलरेडी घेर ही रहे थे। जो बाकी बची कुची फोर्सेस थी वो कैंप की तरफ से पीछे उन्होंने भागना शुरू कर दिया। अब क्योंकि इब्राहिम लोदी ऑलरेडी मारे जा चुके थे, तो उनका गला बाबर को पेश किया गया, और इसी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर की जीत हुई। इस लड़ाई में बाबर की आर्मी में
5,000 लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई थी, जो कि अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि बाबर की आर्मी अपने आप में ऑलरेडी बहुत छोटी थी, तो 5,000 लगभग 1/5 ऑफ द फोर्स का लॉस हो जाना एक काफ़ी सिग्निफिकेंट लॉस है। पर उस लॉस के बदले में बाबर ने एक बहुत सिग्निफिकेंट लॉस सामने वाली आर्मी को दिया। कहा जाता है कि इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी की फोर्सेस में से 15 से 50,000 लोगों की मौत हुई थी, और जो बाकी बचे थे, ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने उनके साथ बहुत क्रूरता से बर्ताव किया था, बहुत लोगों को मार दिया था, कुछ प्रिजनर्स रखे थे, बाद में उनको भी मार दिया गया था। और जैसा उन लोगों का एक परंपरा थी, जब उन्होंने इब्राहिम लोदी की फोर्स को हरा दिया, तो जो लोग पकड़े गए, जब वो भाग रहे थे, उनको जब पकड़ा गया, तो उनको मार मार के उनकी गर्दनें काट के उनकी गर्दनों का एक टावर बनाया गया था। इसके बाद जब बाबर की फोर्स दिल्ली की तरफ बढ़ी, तो रास्ते में उनके जो भी गांव पड़ रहे थे, जो भी छोटे छोटे शहर पड़ रहे थे, उन सबको लूटा, उन सब में तबाही मचाई, और फाइनली दिल्ली पहुंच के बाबर ने मुगल सल्तनत की स्थापना की। और इसी के साथ वो मुगल सल्तनत के पहले बादशाह बने। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अपनी सारी रिसर्च इस किताब से की है। इसका नाम है कैनन्स वर्सेस एलिफेंट्स, और इस किताब के अंदर पानीपत की तीनों लड़ाइयों को टैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से एनालाइज किया गया। यही बात इस बुक की मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि तीनों जो बैटल्स हैं पानीपत के, उन बैटल्स को कैसे फिजिकली कंडक्ट किया गया, सारा फोकस उसके ऊपर है। तो अगर आप वो बुक पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को एनालाइज किया जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। अगर आपके पास एक छोटी फोर्स है और आप एक बड़ी फोर्स का सामना कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो लड़ाई है वो आपके फेवर में आ सकती है। कुछ फैक्टर्स होते हैं इसमें। पहला फैक्टर है आपके लीडर की क्वालिटी। आपका जो बैटल कमांडर है उसको ऑन फील्ड एक्सपीरियंस कितना है, उसने कितनी लड़ाइयों में आपको लीड किया है, क्या वो लेवल हेडेड इंसान है, क्या वो अपने ट्रूप्स के साथ बहुत घुलता मिलता है या फिर बहुत दूर रहता है। अब बाबर के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी फोर्स के साथ इतना घुला मिला हुआ था कि किसी भी फौजी को, चाहे वो बहुत सीनियर हो, चाहे वो एक छोटा सा सिपाही हो, सबको ये इजाज़त थी कि वो बाबर से बात कर सकता था और सेम टेबल पे बैठ के उसको सुझाव दे सकता था कि लड़ाई ऐसे नहीं, ऐसे करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है उसके बारे में। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी अपनी फोर्स जो लेके आया था उससे बहुत डिसकनेक्टेड, बहुत दूर था। दूसरा फैक्टर होता है आपके ट्रूप्स, यानी जो सोल्जर्स आपके लिए लड़ रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। क्या वो वेल ट्रेंड हैं, क्या वो डिसिप्लिन है, क्या उनको आपस में उन्होंने बहुत सारे बैटल्स देखे हैं, क्या वो लड़ाई के वेटरन्स हैं। अगर ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं तो हो सकता है कि जब एक्चुअल बैटल होगा तो उनमें वो कोहिजन नहीं रहेगा, वो डरेंगे, वो फॉर्मेशन में लड़ाई करने से पीछे हटेंगे, और अगर उनको लग रहा है कि उनका अटैक फेल हो रहा है या एनिमी बहुत हावी हो रहा है उनके ऊपर, तो भागने की कोशिश करेंगे। ऐसी कोई भी चीज़ बाबर की फोर्स में नहीं थी, क्योंकि बाबर जो छोटी फोर्स लेके आए थे वो बहुत वेल ट्रेंड, वेल डिसिप्लिन थी। उन्होंने बहुत सारे बैटल्स पहले देखे थे और उनको बाबर की लीडरशिप पे पूरा भरोसा था। और तीसरा फैक्टर है टैक्टिक्स। अगर देखा जाए तो बाबर के पास इब्राहिम लोदी के कंपैरिजन में 1/3 या आप कह सकते हैं 1/4 सेना थी, पर टैक्टिक्स के मामले में बाबर बहुत ज़्यादा सुपीरियर था। वो जानता था कि वो छोटी फोर्स लेके आया है, पर उसके पास कैनन्स थी। उन कैनन्स को बाबर ने पहले सामने एनिमी से बचाने के लिए एक स्क्रीनिंग फोर्स लगा के छुपा के रखा, और फाइनली जब उसने डेथ ब्लो दिया इब्राहिम लोदी की फोर्स को, तो वो फ्रंटल अटैक करके नहीं दिया, वो फ्लैंकिंग अटैक करके दिया। बाबर इस बात को बखूबी समझता था कि अगर आपको किसी बड़ी फोर्स को हराना है तो फ्रंटल अटैक काम नहीं करता, या तो रियर से अटैक यानी पीछे से अटैक, या फिर फ्लैंकिंग अटैक ही आपके सबसे बड़े दोस्त होते हैं। फ्लैंकिंग अटैक्स हिस्ट्री में बहुत बार बहुत कमाल के रिजल्ट लेके आए हैं। अलेक्जेंडर ने बड़ी बड़ी आर्मीज को ऐसे ही हराया था। इनफैक्ट आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं यहाँ पे, रोमन्स जो अपने डिसिप्लिन और बहुत वेल ट्रेंड आर्मी अपने लीजन्स के लिए जाने आते थे, उन्हीं रोमन्स को जो एक बहुत बड़ी फोर्स लेके आए थे बैटलफील्ड पे, उन रोमन्स को एक कार्थिजिनियन जनरल ने अपनी सुपीरियर टैक्टिक्स फ्लैंकिंग अटैक करके हराया था। इस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ कने, जिसमें रोमन्स की बहुत भयंकर हार हुई थी। जिस जनरल ने रोमन्स को धूल चटाई थी, अगर आपको उस जनरल का नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आप जिज्ञासिम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल साइड में एक ज्वाइन बटन है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बेनिफिट्स दिखाएगा। वो बेनिफिट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं।